So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this protein synthesis in this from 4 or 5 days. तो इसमें हमने बहुत से हेडिंग के साथ सब टॉपिक्स पढ़े हैं. तो पहले मैंने डिफिनीशन के बारे में बताया प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ये तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहले मैंने बताया ये डीएनए होता है दैट यूज आरएनए. तो आरएनए जो है दैट यूज प्रोटीन. ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. तो वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ ली है ट्रांसक्रिप्शन. तो उसके जो भी सब टॉपिक्स थे कंसेप्ट थे हमने क्लियर कर लिया है. तो दूसरा स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. तो ये भी हमने इसका दूसरा लेक्चर है. तो इसमें मैंने अगर याद होगा कल मैंने बता दिया ये ट्रांसलेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें ये आरएनए है ये प्रोटीन बनाता है. मान लो दिस इज सेल और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस में मैंने पहले बता दिया ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इट यूज सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. तो वो बाहर इस न्यूक्लियर पोर से आता है इनके साथ यूकैरियोट्स. और यहाँ पर ये राइबोसोम के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन बनाता है. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो उनमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है. वहाँ सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है. तो इसके बाद मैंने ये भी बता दिया जो ट्रांसलेशन है इसके वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं. कौन कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए. तो फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट इट रिक्वायर्स आरएनए. जो आरएनए है दे आर 3 टाइप्स. ये मैंने बता दिया. फर्स्ट इज कॉल्ड एज mRNA. सेकंड इज कॉल्ड एज tRNA. थर्ड इज कॉल्ड एज rRNA. तो ये मैंने बता दिया. पहले mRNA मैसेज बाहर लाता है तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास. तो फिर प्रोटीन स्टार्ट होती है. दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए. तो उसके बाद इस राइबोसोम तक हमने अमाइनो एसिड लाना है. तो वो अमाइनो एसिड इस टीआरएनए पर लोड होता है और फिर राइबोसोम तक पहुंचता है जहां पर एक प्रोटीन बनाता है. ये भी हमने डिटेल में बताया आपको. और टीआरएनए का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये भी मैंने बताया आपको कल के लेक्चर में. तो उसके बाद राइबोसोमल आरएनए होता है. तो राइबोसोमल आरएनए इसका रोल जो है दैट इज स्ट्रक्चरल रोल. तो ये तीनों आरएनए हमें ज़रूरत पड़ते हैं इसमें ट्रांसलेशन में. उसके अलावा हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है. राइबोसोम्स तो ये भी मैंने कल डिटेल अकाउंट इस राइबोसोम के बारे में बताया. ये सेल ऑर्गेनल होते हैं. तो ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्रीज ऑफ अ सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस. तो इनके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया. तो उसके बाद कुछ एंजाइम्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो मान लो एक तो एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज. पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये भी मैंने कल बता दिया है. पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज. तो ये पेप्टाइड ट्रांसफेरेज मैंने बता दिया कि ये अमाइनो एसिड जो है तो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो वो पेप्टाइड बॉन्ड इस पेप्टाइड ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है इसके मदद से बनते हैं. तो लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम ही वो रोल प्ले करता है जो मैंने कल बताया. जो राइबोसोम है एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है. लेकिन इनके साथ प्रोकैरियोट्स वहाँ तो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज नहीं होता है. वहाँ पे यही राइबोसोम इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट. ये जो मैंने कल बता दिया है इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट एंड इज कॉल्ड एज राइबोजाइम. राइबोजाइम एंड इट आल्सो एक्ट्स एज एन एंजाइम and result and helps in bond formation between amino acids. तो ये भी कल मैंने बता दिया. तो उसके बाद we need amino acids. amino acid की उनके amino acid वो चीज़ है जिससे हमें प्रोटीन बनाना है. and we also need energy. that energy is supplied by ATP. तो ATP की ज़रूरत हमें पड़ती है. we also need तो इस amino acid जब ये मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज इलांगेशन. तो इलांगेशन या इसको लंबा करने के लिए इस चेन को हमें एक फैक्टर की ज़रूरत है दैट इज कॉल्ड एज इलांगेशन फैक्टर. ये हमें ज़रूरत है इलांगेशन फैक्टर. सो दीज आर द
रिक्वायरमेंट्स विच वी नीड फॉर ट्रांसलेशन, ये इनका डिटेल अकाउंट मैंने कल के लेक्चर में बता दिया। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि ये ट्रांसलेशन जो होती है ये कितने इसमें स्टेप्स होते हैं, या इसका मैकेनिज्म या ये प्रोसेस किन स्टेप से कंप्लीट होती है। तो ये ट्रांसलेशन जो है इट गोज और गेट्स कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, ये तो हमें आज पढ़ना है। वन इज कॉल्ड एज इंसेशन, द फर्स्ट स्टेप of translation is called as insertion. Second is called as elongation. Second step is called as elongation. Third step is called as termination. Third is called as termination. तो ये 3 steps हमने पढ़ने हैं आज। यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो दिस इज सेल, तो यहाँ पर ये मैं न्यूक्लियस छोटा बनाऊँ यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ दिया mRNA सिंथेसिस। ये तो यहाँ पर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहाँ से mRNA बाहर निकल गया, यहाँ पर ये mRNA आ गया, तो इस mRNA इट विल गेट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। तो बहुत से राइबोसोम्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जब mRNA बाहर आ गया तो अब हमें ट्रांसलेशन से इसकी इनिशिएशन यानी स्टार्ट करनी है। तो पहले क्या होता है, ये mRNA के साथ राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं। जब बहुत से राइबोसोम इसके साथ एसोसिएट होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। ये कभी एंट्रेंस में एज ऑब्जेक्टिव आता है, पॉलीराइबोसोम, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज पॉलीजोम। पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम जो है ये उस वक्त बनता है जब mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है, तो इसके साथ ये राइबोसोम एसोसिएट होते हैं। तो मैंने पहले बताया ये राइबोसोम जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, वन इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट, सेकंड इज कॉल्ड एज लार्जर सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले ये अलग अलग होते हैं। यदि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुई है तो तब तक ये अलग अलग होते हैं। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो ये एसोसिएट होते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स है, अगर मान लो 80S राइबोसोम हम ले लेंगे यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड एज 40S, दिस इज कॉल्ड एज 60S। ये दोनों एसोसिएट होते हैं। यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम, इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एसोसिएट दिस सब यूनिट्स। ये कभी एग्जाम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव नीट में भी आ सकता है। फॉर प्रोथ वहाँ तो कुछ और मतलब उसका पैटर्न जो होगा समथिंग डिफरेंट के लिए, मान लो वहाँ होगा नेम द केमिकल सब्सटेंस विच प्लेज अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो है मैग्नीशियम। कौन सा रोल प्ले करता है, ये इन जो सब यूनिट्स राइबोसोम के होते हैं तो इनको एसोसिएट करने में रोल प्ले करते हैं। सो ये अब एसोसिएट हो गए, तो अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो ये एसोसिएट हो जाएंगे। तो अब ये एसोसिएट हो गए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। तो उसके बाद क्या होगा, मैंने ये भी कहा ये राइबोसोम जो है इसके 2 साइट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ए साइट, अमाइनो एसिड साइट, सेकंड इज कॉल्ड एज पी साइट, पेप्टाइड साइट। जो राइबोसोम का ये सब यूनिट होता है स्मॉलर, इसके 2 साइट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ए साइट, अदर इज कॉल्ड एज। तो जब एमाइनो एसिड आता है, जब टीआरएनए पर एमाइनो एसिड लोड होता है, फिर यहाँ पर आता है ए साइट पर एमाइनो एसिड, तो तभी इसे कहते हैं एमाइनो एसिड साइट। तो पी साइट पर यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और यहाँ से फिर जब ये टीआरएनए यहाँ आता है, इसके पास एमाइनो एसिड है, तो वो एमाइनो एसिड यहाँ पर लाएगा, तो उसके बाद इस एमाइनो एसिड को यहाँ अनलोड करेगा। तो अब ये खाली रहा, इस टीआरएनए पर कोई एमाइनो एसिड अब नहीं है, एम्प्टी है, तो इसको बाहर जाना है। तो ये पी साइड जो है इसी साइड तक पहुँचेगा, फिर बाहर जाएगा। क्लियर? तो अब जब इंसेशन होगी, तो इंसेशन करने के लिए पहले हमें एक सब्सटेंस की जरूरत है, इसका एड्रेस इंसेशन कोडॉन। तो इससे लिखो, टू स्टार्ट ट्रांसलेशन we need
इनिशिएशन कोडान। अगर याद होगा आपको, मैंने कहा जो mRNA है, इस मान लो यहाँ पर ये 5' है, ये 3' है, क्योंकि अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग 5' है और यहाँ पर 3' है। मैंने डिटेल में बताया, जब मैंने DNA का स्ट्रक्चर बताया उसमें मैंने बताया वाई किसका 5' है, वाई किसका 3' है। तो ये mRNA है, दिस इज 5' है, दिस इज 3' है। तो इसके जो सेगमेंट्स होते हैं, मान लो सेगमेंट्स हैं, तो ये सेगमेंट्स दीज आर कॉल्ड एज कोडॉन्स आल्सो। तो उन पर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वो 3 मिलते हैं। अगर आपको याद होगा कल मैंने जेनेटिक कोड पढ़ाया, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में मैंने बताया इट इज ट्रिपलेट। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए या कोड करने के लिए वही नीड है कोडान। तो कोडान में 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। मान लो mRNA इसमें UCAG 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो 3 ये कंबाइन होंगे, तो 3 कंबाइन, फॉर एग्जाम्पल UCC UAG, कोई भी 3 कंबाइन होंगे यहाँ पर 64 कोडान्स हैं। तो हर एक कोडान एक अमीनो एसिड कोड करता है। मान लो यहाँ पर है ACG, ये एक कोडान है। अगर कोडान डिफाइन, मतलब कभी कभी एग्जाम में आता है डिफाइन कोडान। सो कोडान इट इज द सेगमेंट ऑफ mRNA कंटेन्स नाइट्रोजन बेसिस एज ट्रिपलेट, यानी 3 होते हैं, एंड दे कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। तो इसको हम कोडान कहते हैं। तो कोडान का अगेंस्ट जो होता है कंप्लीमेंट्री, दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडान या फिर वो एंटीकोडान। उनके इस पर ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में। एक तो कोडान मैंने बता दिया, कोडान इज सेगमेंट ऑफ mRNA contains nitrogen basis as triplet and they code for a particular amino acid. तो एंटीकोडान जो है इट इज कंप्लीमेंट्री ऑफ कोडान। एंटीकोडान इज कंप्लीमेंट्री। अब मैं समझाऊंगा आपको कंप्लीमेंट्री या किस तरह हम कोडान एंटीकोडान बताएंगे। मान लो यहाँ पर ACGA कोडान है, तो हम कैसे कहेंगे इसका एंटीकोडान क्या है? तो आपको एग्जाम में आया ऑब्जेक्टिव, आपके पास एक कोडान है ACG, आपने बताना है इसका एंटीकोडान क्या है। तो आप किस तरह बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। वन थिंग, या आपने ये पता होनी चाहिए कि ये न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड जो है या नाइट्रोजन बेस है, ये किसके साथ बेस पेयर करता है। ये जो एडेनिन है, ये अगर DNA होगा वहाँ तो ये थाइमिन के साथ कोड करेगा, GC के साथ कोड करेगा, क्योंकि यहाँ RNA है, यहाँ पर T के बदले यूरेसिल लिखेंगे, तो A बेस पेयर विद यूरेसिल, G विद C। तो ये पहले हमें पता होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पर कोडान है ACG, A किसके साथ बेस पेयर करेगा? U के साथ। C किसके साथ? G के साथ। G किसके साथ? है ना, क्योंकि यहाँ पर AU, यहाँ पर A हम U लिखेंगे, वहाँ पर क्या है CG, हम C के बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या है G के बाद क्या लिखेंगे? यानी हमें पता होनी चाहिए कि ये नाइट्रोजन बेसिस जो हैं ये किसके साथ बॉन्ड करते हैं। A बेस पेयर विद U, G बेस पेयर विद C। तो ये कोडान है ACG, तो A किसके साथ बेस? U के साथ, C G के साथ, G C के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडान ऑफ दिस। मान लो आपके पास क्वेश्चन है ये AUG, ये कोडान है, तो इसका एंटीकोडान बताना है। किस तरह, कैसे बताओगे? UAC, क्योंकि A बेस पेयर विद U A G विद C, सो दिस विल बी इट्स एंटीकोडान। अगर आपको एग्जाम में आएंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन, वहाँ कोडान दिया होगा, आपको एंटीकोडान समझ में आएगा। तो आपको यही होना चाहिए यार कि ये नाइट्रोजन जो है ये किसके साथ बेस पेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी ये mRNA है, इसके पास कोडान होगा। तो पहले हमें पता होनी चाहिए, तो पहला कौन सा कोडान है जो ये mRNA जो इन पर आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर एक कोडान है दैट इज कॉल्ड एज AUG। द कोडान AUG, it codes for amino acid called as methionine। तो पहला अमीनो एसिड कौन बनता है?
मीथियोनिन, इसका कोडान क्या है AUG, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इन्हें टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ कोडान दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस, दैट इज, या इस तरह क्वेश्चन आएगा जो AUG कोडान है, इनिशिएशन कोडान, ये कौन सा अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, मीथियोनिन। तो मीथियोनिन को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MET, मैट, हम लिखते हैं यहाँ पर मैट। तो कभी कभी मैंने अक्सर मोस्टली इट इज AUG, मोस्टली इट इज, बट इन सम रेयर केसेस, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, देयर इज अनदर कोडान कॉल्ड एज GUG, ये आप नोट कर लो, GUG। आप सर देखो, इन रेयर केसेस, फॉर एग्जाम्पल इन सेल ऑर्गेनेल्स, in rare cases, for example in cell organelles, a codon GUG which codes for valine, short में हम लिखते हैं VAL, which codes for valine amino acid, short में हम लिखते हैं VAL। ये रेयर होता है, कभी कभी आपको मान लो आपको एक ऑब्जेक्टिव आ गया एग्जाम में, वहाँ पर आ गया आपको ये 4 कोडान्स UCC, UGA, GUG, CCC, ये तो 4 कोडान्स। वहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपको, इनमें से आपको बताना है कौन सा कोडान यहाँ पर है जो ट्रांसलेशन इनिशिएट करता है, कौन बताएगा? GUG। तो यहाँ पर हर एक मोस्ट क्या है AUG, यहाँ पर AUG नहीं है, तो इस पर बच्चे कंफ्यूज है क्या है एक्चुअली वो है दैट इज AUG, तो वो है ही नहीं यहाँ पर, क्वेश्चन गलत है। लेकिन एक्चुअली GUG भी रोल प्ले, मैंने कहा कि इन सेल ऑर्गेनेल्स GUG प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज आल्सो GUG। तो ये सेल मतलब आपने पढ़ा होगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, उनका अपना DNA होता है, उनका अपना राइबोसोम होता है, तो वहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो वहाँ इनिशिएशन करने के लिए GUG होता है, बट मोस्टली इट इज AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन, GUG फॉर valine, clear। So to initiate translation, the codon called as AUG, the codon called as AUG which codes for MET or मीथियोनिन is used, clear। अब यहाँ क्या होता है देखो, ये मान लो अब मैं सेल से बाहर आऊँगा, दिस इज राइबोसोम, यहाँ पर इसकी A साइट है, यहाँ पर T साइट है, ठीक। तो यहाँ पर mRNA है, ठीक है। तो mRNA की यहाँ पर सेगमेंट्स है, these are codons, these are codons। तो कभी कभी क्या होता है, ये mRNA भी ऑब्जेक्टिव आता है, ये 5' एंड है, ये क्या है 3' एंड है। तो ये भी देखा गया इस 5' एंड से पहले या 5' के साथ और 3' एंड के साथ बाद कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं इस mRNA पर जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, जो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते, दोज आर कॉल्ड एज अनट्रांसलेशनल यूनिट्स, UTR, या NCERT में दिया गया UTR मैंने मीन्स अनट्रांसलेशन रीजन, यानी ये वो रीजन है जो mRNA पर प्रेजेंट होते हैं बिफोर दिस 5' आफ्टर 3', जो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं, तो इनको हम कहते हैं UTR या अनट्रांसलेशनल रीजन्स, क्लियर। ये भी कभी कभी एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब तो हमें इंसर्ट करनी है, तो पहले कौन कोडान आएगा AUG, तो एक इस पर लोड होगा tRNA पर, मान लो यहाँ पर tRNA है, तो पहला पॉइंट जब आएगा बाद देखो, पहला पॉइंट जो है वो मैं पहले लिखूंगा। तो पहले हमें ये अमीनो एसिड कहाँ पर होते हैं,
ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन इनिशिएशन से पहले इन अमाइनो एसिड्स को हमने एक्टिवेट करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड कहाँ पर होते हैं? यहाँ बाहर कहाँ पर? ये तो साइटोप्लाज्म में आगे प्रेजेंट होते हैं। देखो सब कुछ हमारे साइटोप्लाज्म में है, हमारे सेल में है, लेकिन दे नीड अ मैसेज, दे नीड अ गाइडलाइन। तो गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है? डीएनए। तो डीएनए किनको काम पर लाता है? आरएनए को। तो आरएनए बाहर आता है, फिर वहाँ राइबोसोम के पास चला जाता है। तो राइबोसोम के पास अमीनो एसिड्स आते हैं, वो चेन बनाते हैं प्रोटीन की, सिंपल प्रोसेस में। तो लेकिन ये अमीनो एसिड वहाँ पर है, पहले इनको पता होनी चाहिए हमने कंबाइन होना है, हमने एक चेन बनानी है, तो वो एक्टिवेट होने चाहिए। मान लो हमने कोई काम करनी है, तो काम करने से पहले क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, मतलब हम इसके लिए तैयारी करते हैं, ये काम हमने करना है, पहले से ऐसे करते हैं काम, है ना? पहले क्या होते हैं? तैयार, एक्टिवेट होते हैं। जब तक हम एक्टिव नहीं हो जाएंगे हम काम नहीं करेंगे। इसी तरह ये अमीनो एसिड यहाँ पर है, दे आर इन अमीनो साइटोप्लाज्म, इसमें प्रेजेंट है, तो ये एक्टिव होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो एक्टिवेशन इन अमीनो एसिड को हमने एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? मान लो आपको कोई काम करनी है ना? आपको काम करनी है, लेकिन थक के हुए हो, भूख भी है, क्या करते हो? पहले खाते हैं, एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना? पहले हम कुछ खाते हो, अब हमने काम करने हो, हमने कुछ खाना है पहले, क्योंकि काम करनी है। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आती है? फूड से आती है। लेकिन यहाँ तो फूड नहीं चलेगा, यहाँ तो एटीपी एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी, क्योंकि प्रोसेस पहले से हुई होगी, तो ये यहाँ पर एनर्जी जो है ये एटीपी में। तो अब क्या होगा? ये अमीनो एसिड्स ये कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ? एटीपी के साथ। यहां पर एक एंजाइम की पार्ट इसमें प्ले करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एकाइल सिंथेटेस अमीनो एकाइल सिंथेटेस। तो यहाँ पर ये एटीपी जो है इस तरह है ना, 3 फास्फेट ग्रुप से यहाँ पर हम इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर हमने एक फास्फेट से रिमूव करना है या 2 फास्फेट हमने रिमूव करने हैं, फिर क्या रहेगा? AMP, है ना? मान लो यहाँ पर A बॉन्ड P बॉन्ड P बॉन्ड P, इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये अमीनो एसिड से कंबाइन होते हैं, यहाँ रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो 2 फास्फेट बाहर चले जाते हैं, फिर क्या रहा? कितने रहा? 1, दैट्स कॉल्ड एज AMP। हम शॉर्ट में लिखो AP, वो क्या होता है ना? सो हम लिखते हैं AMP, जिस तरह हम लिखते हैं ATP ट्राइफॉस्फेट, M मीन्स मोनोफॉस्फेट, एक ही फास्फेट रहा। क्लियर? तो अब क्या होगा? ये इसके साथ कंबाइन होंगे, अमीनो एसिड AMP सिंथेस, ये तो बनेगा यहाँ कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसमें क्या होगा? अमीनो एसिड एटीपी के साथ कंबाइन होगा, तो ये लिखेगा AMP कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सो दिस फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो उसके बाद अब ये एक्टिवेट हो गया, इसने काम करनी है, लेकिन काम कहाँ करेगा? काम तो करनी है इसको कहाँ? राइबोसोम के पास। ये यहाँ पर है, इसे खाना खा लिया, एनर्जी मिली इसको, एक्टिवेट हो गया। अब इसको कहाँ आना है? राइबोसोम के पास आना है। लेकिन ये तो रास्ता नहीं जानता है, इसे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। मान लो यहाँ पर एक आदमी हट्टा कट्टा है, काम करने के लायक है, काम कहाँ करेगा? जहाँ जब तक उसे कोई मतलब साइट नहीं मिलेगी वहाँ उसको जाना है। तो सेम इज केस हियर, अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ है,
अब तो इसको जाना कहाँ है, राइबोसोम के पास। यहाँ पर अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, मान लो यहाँ पर लिखेंगे सेल लिखेंगे ए प्लस ATP है ना, प्लस ATP इट विल गिव AMP है ना, तो एक्टिवेट हो गया। अब तो इसको आना है कहाँ पर, राइबोसोम के पास। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ, सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ amino acid, transfer of amino acids to tRNA। अब ये अमीनो एसिड इस पर tRNA के साथ, आपको याद होगा मैंने इसके बाद मतलब tRNA के बाद मतलब बताया सब कुछ, why it is called as tRNA, it is called as transfer RNA। ट्रांसफर क्या करता है, अमीनो एसिड वो साइटोप्लाज्म इसको अपने आप पर लोड करता है, तो इसको राइबोसोम तक पहुंचा देता है जहां उसके चेन बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ AA to tRNA। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमें क्या बना, AMP कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये इसके साथ अब tRNA कंबाइन होगा, इसके साथ अब tRNA कंबाइन होगा। यहाँ पर भी एंजाइम एक आएगा जिसका tRNA सिंथेसिस या अमीनो एकाइल tRNA सिंथेसिस या सिंथेस, अमीनो एकाइल tRNA सिंथेसिस, ये एंजाइम आएगा क्योंकि इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट, रिएक्शन करने में काम देगा, मदद देगा। तो ये अमीनो एसिड कहाँ जाएगा, tRNA, हाँ यहाँ पर tRNA, दिस इज tRNA, तो ये अमीनो एसिड यहाँ पर लोड होगा। तो अब ये क्या देगा, AA tRNA, ये अमीनो एसिड tRNA के साथ, और ये MP बाहर आएगा, AMP जो है ये बाहर आएगा, एंजाइम भी बाहर आएगा। तो दिस विल गिव प्रोडक्ट अमीनो एसिड tRNA। तो अब तो जिसका ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू tRNA। क्लियर, ये समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो इसके बाद ये अब यहाँ पर आएगा, लेकिन इससे पहले कुछ और भी स्टेप्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में एक और स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्माइलेशन ऑफ मीथियोनिन। इन प्रोकैरियोट्स मीथियोनिन undergoes formylation। Formylation of मीथियोनिन या it undergoes formylation। तो वो किस तरह आगे जाएगा, क्यों इसमें फॉर्माइलेशन होगी, इसका यहाँ पर कौन सा रोल है, ये हम कल पढ़ेंगे, कल से तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही।